आज का जो टॉपिक है वो है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो ऑर्थोमाइक्सोविरिडिया फैमिली से बिलोंग करता है। ऑर्थोमाइक्सोविरिडाई फैमिली से बिलोंग करता है। इन्फ्लुएंजा वायरस को 4 जनरा के अंदर डिवाइड किया जाता है, ए बी सी एंड डी। अब इन्फ्लुएंजा वायरस की अगर हम मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो इन्फ्लुएंजा वायरस की जो शेप होती है वो स्फेरिकल शेप होती है। शेप इसकी स्फेरिकल होती है। इसके साइज़ के बारे में बात करते हैं, 80 to 120 नैनोमीटर होती है साइज़ के अंदर। लाइक ऐसे डायग्राम देखने को मिलेगा इसके अंदर लाइक ऐसे ये जो है स्फेरिकल शेप होगी जिसकी 80 to 120 नैनोमीटर साइज होती है। अब इसके अंदर कई सारी हेलिकल स्ट्रक्चर्स बनी होती है। टोटल जो 8 सेगमेंट्स होती है। इन्फ्लुएंजा वायरस स्फेरिकल शेप में होता है और ये टोटल जो है ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियर कैप्सिड की बनी होती है। टोटल 8 सेगमेंट होते हैं। अब ये जो होते हैं ये वायरल आरएनए होते हैं जो कि नेगेटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। ये जितने भी जो मल्टीपल जो सेगमेंट दिख रहे हैं आरएनए की, इनका एक स्पेसिफिक वायरल प्रोटीन होता है जो कि एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। अब इन्फ्लुएंजा ए और बी जो बी होता है, इन्फ्लुएंजा ए एंड बी वो 8 सेगमेंट कंटेन करता है। सी एंड डी जो होते हैं वो 7 सेगमेंट कंटेन करता है। और साइट ऑफ रेप्लिकेशन है आरएनए की, वो न्यूक्लियस है। अब ये टोटल जो वायरल प्रोटीन होता है वो वायरल प्रोटीन है उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल के अंदर 8 स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं और नॉन स्ट्रक्चरल के अंदर 2 नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आते हैं। अगर 8 स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बात करें, 8 स्ट्रक्चरल प्रोटीन के बारे में बात करते हैं जिसमें PP1 आ गया, PB2 आ गया, PA आ गया, NP आ गया, HA, NA, M1 एंड M2। PB1, PB2 एंड PA ये पॉलीमरेज प्रोटीन होते हैं। जो कि आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के अंदर मदद करते हैं, जिनका काम आरएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन हो गया। रेप्लिकेशन। NP जो कि न्यूक्लियो प्रोटीन है। ये मेजर कैप्सिड प्रोटीन होता है जो कि आरएनए के साथ एसोसिएटेड होता है और राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन बनाता है। अब बात करते हैं M1 एंड M2। ये मैट्रिक्स प्रोटीन होते हैं। M1 जो होता है वो सेल लेयर बनाता है जो कि प्रोटीन की बनी होती है। और ये जो होता है M2 ये आयन चैनल बनाता है। एनवेलोप के अंदर एक ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी हमें, ऐसे करके एनवेलोप के अंदर की स्ट्रक्चर है। बाकी आपको स्क्रीन पे इसका डायग्राम भी दिखा देता हूँ। ये जो होती है M1 होती है जो कि इसकी प्रोटीन लेयर बना रहा है। और जो M2 जो आयन चैनल है वो कुछ इस तरीके से होगा। ये जो है ये M2 है जो आयन चैनल बना रहा है। अब यहाँ जो बात की थी नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन के बारे में, जो कि एक NS1 हो गया, एक NS2 हो गया, नॉन स्ट्रक्चरल 1 एंड नॉन स्ट्रक्चरल 2। जो NS1 होता है ये इनहिबिट करता है mRNA के स्लाइसिंग को। और जो NS2 होता है ये मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र कराता है अक्रॉस द न्यूक्लियस। मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र कराता है अक्रॉस द न्यूक्लियस। अब इसमें बचे हैं HA एंड NA।
एच मतलब होता है हीम एग्लूटिनेशन, हीम एग्लूटिनेशन टिनेशन। और जो एन है वो न्यूरेमाइनाइडेज, न्यूरेमाइनाइडेज हो गया। हीम एग्लूटिनेशन की जो आपको शेप देखने को मिलेगी वो ट्रायंगुलर शेप देखने को मिलेगी, और न्यूरेमाइनाइडेज की जो है शेप आपको मिलेगी वो मशरूम शेप करके मिलेगी। हीम एग्लूटिनेशन क्या होता है, ये ट्रायंगुलर शेप होता है, ट्रायंगुलर सॉरी जो हीम एग्लूटिनेशन होता है ये ट्रायंगुलर शेप पैप्लोमर होता है। पैप्लोमर का मतलब होता है इंडिविजुअल स्पाइक प्रोटीन होता है। ये म्यूसिन 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 या सियलिक एसिड के साथ बाइंड करते हैं, सियलिक एसिड रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, और ये जो रिसेप्टर होते हैं ये रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल पे प्रेजेंट होते हैं। जबकि न्यूरोमाइनाइडेज जो है ये मशरूम शेप होता है, और इनका जो नंबर होता है वो लेस देन होता है हीम एग्लूटिनेशन से। जो सेलाइडेज जो एंजाइम होता है वो डिग्रेड करते हैं सियलिक एसिड रिसेप्टर ऑन द होस्ट सेल। अब बात करते हैं एंटीजेनिक सबटाइप एंड नोमेनक्लेचर। इन्फ्लुएंजा वायरस को 4 जेनेरा के अंदर डिवाइड किया जाता है, जो कि राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन और एम प्रोटीन के बेसिस पे है। और जो एंटीजेनिक सबटाइप होता है उसको डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एच ए एंड एन ए एंटीजन के अकॉर्डिंग। एच ए का मतलब हो गया हीम एग्लूटिनेशन, एंड एन ए का जो मतलब हो गया न्यूरोमाइनाइडेज हो गया। अब इन्फ्लुएंजा जो ए वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस, उसके 18 एच टाइप होता है और 11 एन टाइप होता है। और इन्फ्लुएंजा जो बी वायरस होता है, बी वायरस है, उसका कोई सब टाइप नहीं होता। उसको कैटेगराइज किया जाता है लिंचेस के अंदर, लाइनेजेस के अंदर। प्रोनाउंसिएशन देख लेना ना, लाइनेजेस। अब इसमें जो है करंटली जो इन्फ्लुएंजा टाइप बी वायरस है वो या तो बी यमगाटा से बिलोंग करता है, यमगाटा, या बी विक्टोरिया से बिलोंग करता है। प्रोनाउंसिएशन इनके देख लेना, बी यमगाटा, बी विक्टोरिया। इन्फ्लुएंजा जो सी वायरस है ये कम ही डिटेक्टेड होता है, और यूजुअली ये माइल्ड इन्फेक्शन यूज करता है कि डिटेक्ट होता भी है। और इन्फ्लुएंजा जो डी वायरस है ये प्राइमरली ये कैटल जो होते हैं उनको इन्फेक्ट करता है, और ह्यूमन्स के लिए पैथोजेनिक नहीं होता है, ह्यूमन्स के लिए पैथोजेनिक नहीं है। बात करते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के नोमेनक्लेचर की। इन्फ्लुएंजा वायरस का नोमेनक्लेचर किस हिसाब से किया जाता है उसकी बात की जा रही है। सबसे पहले इन्फ्लुएंजा वायरस का जो नोमेनक्लेचर है उसमें हम लिखते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप, उसके बाद में होस्ट, फिर जियोग्राफिकल ओरिजिन, उसके बाद में हम लिखते हैं स्ट्रेन नंबर, फिर ईयर ऑफ आइसोलेशन, फिर HANA सब टाइप। जो होस्ट है ये हम तब बताते हैं तब ये होस्ट जो है वो इंडिकेट करता है नॉन ह्यूमन ओरिजिन को। अब बात करते हैं एंटीजेनिक वेरिएशन की। एंटीजेनिक वेरिएशन में क्या होता है कि जो HA और जो NA पैप्लोमर्स होता है, H एंड NA जो पैप्लोमर्स होते हैं उनके अंदर एंटीजेनिक चेंजेस होते हैं, उसे हम एंटीजेनिक वेरिएशन कहते हैं। एंटीजेनिक जो वेरिएशन होता है उसके 2 टाइप होता है। एक होता है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, और दूसरा जो हो गया वो हो गया एंटीजेनिक शिफ्ट। ड्रिफ्ट, एंटीजेनिक और एंटीजेनिक शिफ्ट। एंटीजेनिक ड्रिफ्ट के अंदर एच और एन एम में जो होता है वहाँ हमें पॉइंट म्यूटेशन देखने को मिलेगा,
पॉइंट म्यूटेशन देखने को मिलेगा। और यहाँ एंटीजेनिक शिफ्ट के अंदर हमें जेनेटिक रिसोर्समेंट देखने को मिलता है, रीअसॉर्टमेंट देखने को मिलते हैं। जेनेटिक रीअसॉर्टमेंट क्या होता है? ये एक फॉर्म होती है जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट की, लेकिन ये डिफरेंट होती है जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट से। कैसे कि यहाँ पे जो इंटायर जीनोम जो होता है, इंटायर जो जीनोम होता है वो कंप्लीट मिक्स हो जाता है, कंप्लीट मिक्स हो जाता है, मिक्स, हाँ, कंप्लीट मिक्स हो जाता है। जो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट है वो हमें इन्फ्लुएंजा ए एंड बी में देखी जा सकती है, और जो एंटीजेनिक शिफ्ट है वो सिर्फ इन्फ्लुएंजा ए वायरस में ही देखी जाती है। वायरस पैथोजेनेसिस, इन्फ्लुएंजा वायरस का जो ट्रांसमिशन होता है वो या तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है या कॉन्टैक्ट सरफेस के थ्रू होता है। सबसे पहले ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे, जो कि क्या हो गया? एक तो इनहेलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, दूसरा वाया कॉन्टैक्ट सरफेस। अगर बात करते हैं कि जो टारगेट सेल एंट्री कैसे होती है, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम जो है, रेस्पिरेटरी जो एपिथेलियम है वहाँ पे जो रिसेप्टर होते हैं सियालिक एसिड के, वहाँ पे वायरल एच अटैच करता है और वहीं से उसकी एंट्री होती है वायरल एच की। एच क्या है? हीम एग्लूटिनेशन है, जो कि एंट्री होने के बाद में ये मल्टीप्लाई करता है और स्प्रेड होता है एडजेसेंट रेस्पिरेटरी एपिथेलियल में। अब इसके बाद बात करते हैं इसके डैमेज की। डैमेज से पहले बात करते हैं इसके स्प्रेड की। बात करते हैं इसके डैमेज की। स्प्रेड तो हो गया, डैमेज की बात करते हैं तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो सुपरफिशियल जो म्यूकोसा लेयर होती है वहाँ हमें इसका डैमेज देखने को मिलता है इन्फ्लुएंजा वायरस से। बात करते हैं होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स की, जिसमें इम्यूनिटी की मैं अगर बात करूँ, इम्यूनिटी कई सारे जो वायरल आरएनएस थे, जिनमें से अगर हम बात करें एचए और एनए की, ये प्रोटेक्टिव इनका नेचर होता है, प्रोटेक्टिव नेचर होता है। इनके अलावा जितने भी होंगे उनका प्रोटेक्टिव नेचर नहीं होता है। और जो एचए होता है ये इन्फेक्शन बना होता है उसको इनहिबिट करता है, और जो एनए है वो क्या कर रहा है कि जो सीवियरिटी है डिजीज़ की उसको डिक्रीज करता है। हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है इन्फ्लुएंजा वायरस का वो 18 to 72 आवर्स होता है, जो कि डिपेंड करते हैं इनोकुलम के साइज पे, इनोकुलम के साइज पे डिपेंड करते हैं। और दूसरा जो इम्यून स्टेटस होता है होस्ट का, उस पर डिपेंड करता है। अब उसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस क्या क्या आते हैं? निमोनिया आते हैं। निमोनिया दो होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो कि सेकेंडरी जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, सेकेंडरी बैक्टीरियल निमोनिया देखने को मिलता है। इन्फ्लुएंजा वायरस के पेशेंट्स के अंदर सेकेंडरी बैक्टीरियल निमोनिया कॉमन है। इसके जो कॉमन एजेंट्स जो हो गए कौन से हो गए? स्टेफिलोकोकाई हो गया, स्टेफिलोकोकाई हो गया, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा हो गया और न्यूमोकोकाई हो गया। और जो कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं वो हो गए अदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि सीओपीडी हमें देखने को मिल जाती है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया वो देखने को मिल जाता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, और ऑटिस मीडिया हो गया जो मिडिल ईयर इन्फेक्शन को बोलता है। और जैसे कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। एक्स्ट्रा पल्मोनरी इन्फेक्शंस, सॉरी कॉम्प्लिकेशन, जैसे माइसाइटिस हो गया,
ऑनसाइटिस हो गया, एनसेफेलाइटिस हो गया जो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन होता है, और पोस्ट इन्फ्लुएंजा वाइलिन बेयर सिंड्रोम, और जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं इन्फ्लुएंजा में वो गया रेज सिंड्रोम। अगर हम बात करते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के रिस्क फैक्टर की, इन्फ्लुएंजा वायरस किसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो एज लेस देन 2 ईयर और एंड मोर देन या इक्वलेंट 65 ईयर। अगर इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो जैसे क्रॉनिक जो डिजीज हो गई एसोसिएटेड उनमें भी देखने को मिल जाता है, लाइक क्रॉनिक पल्मोनरी, कार्डियक रीनल, कार्डियक या रीनल, मेटोलॉजिकल। और दूसरे रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, जैसे कि एक एक्सट्रीम ओबेसिटी के लोगों में देखने को मिल सकता है, एक्सट्रीम ओबेसिटी इन्फ्लुएंजा और का रिस्क मॉडल एक्सट्रीम ओबेसिटी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दूसरे जो अमेरिकन इंडियंस हो गए उनके अंदर भी चांस होते हैं, वो भी रिस्क फैक्टर है, अमेरिकन इंडियंस एंड अलास्का नेटिव्स। जो रिस्क फैक्टर है वो लेस देन 2 ईयर और मोर देन 65 ईयर के एज ग्रुप के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है। और इन्फ्लुएंजा वायरस जो है जैसे कि लाइक क्रॉनिक पल्मोनरी, ये डिजीज ये कॉम्प्लिकेशंस लीड करता है, क्रॉनिक पल्मोनरी, कार्डियक, रीनल, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए, और एक्सट्रीम ओबेसिटी ग्रुप्स में भी देखा जाता है। और अमेरिकन इंडियंस के अंदर भी रिस्क फैक्टर है, अलास्का नेटिव्स ये भी रिस्क फैक्टर है। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में। अगर हम स्पेसिमेन के अंदर बात करते हैं तो हम नेजोफेरेंजियल स्पेसिमेन लेते हैं, नेजोफेरेंजियल। आइसोलेशन ऑफ वायरस हम कैसे करते हैं, पहला इनोकुलेशन करते हैं एम्ब्रियोनेटेड एग्स के अंदर, एंड प्राइमरी मंकी किडनी सेल्स, किडनी सेल लाइन्स। अब जो ग्रोथ होती है वो जो ग्रोथ होती है वो कैसे डिटेक्टेड होती है, वो हीम एडजॉर्प्शन से, हीम एग या एच टेस्ट, हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट। वायरल जो एंटीजेंस होते हैं वो डिटेक्ट होते हैं डायरेक्ट आईएफ टेस्ट के थ्रू। मोलिकुलर मेथड्स के अंदर जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस के जो सीजनल फ्लू स्ट्रेन्स होते हैं वो डिटेक्ट होते हैं, लाइक AH1N1 और AH3N2 और इन्फ्लुएंजा बी। एंटीबॉडी जो डिटेक्शन होता है, एंटीबॉडी डिटेक्शन वो किया जाता है हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट, सेकंड हो गया बाय न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, और तीसरा हो गया एलाइसा से एंटीबॉडी डिटेक्शन किया जाता है। अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, अगर जैसे ही हमें सिम्टम्स दिखाई देने लग जाए इन्फ्लुएंजा वायरस के, तो विदिन 48 आवर्स हमें थेरेपी को स्टार्ट कर देना चाहिए। लाइक हम क्या करते हैं, एक तो न्यूरमाइनाइडेज इनहिबिटर्स देते हैं दूसरे जो हो गए वो मैट्रिक्स प्रोटीन इनहिबिटर्स देते हैं, मैट्रिक्स प्रोटीन के अंदर भी हम M2 इनहिबिटर देते हैं। न्यूरोमाइनाइडेज इनहिबिटर्स के अंदर लाइक जाइना मीवीर और सैल्टामीवीर एंड एमीवीर हम देते हैं किसके अंदर, इन्फ्लुएंजा A एंड B के अंदर। ये जो न्यूरोमाइनाइडेज इनहिबिटर होते हैं ये ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं किसके अंदर, जो इन्फ्लुएंजा के जो सीजनल स्ट्रेन होते हैं AH1N1 और AH5N1 एंड इन्फ्लुएंजा बी के अंदर। मैट्रिक्स M2 जो इनहिबिटर होते हैं जिनके अंदर हम एमेंटाडीन और रिमेंटाडीन देते हैं। इन्फ्लुएंजा A के
ए के अदर स्ट्रेंथ्स के लिए। बाकी जैसे AH1N1 हो गया एंड AH5N1 हो गया, और जो इन्फ्लुएंजा बी के जो स्ट्रेन होते हैं वो एमेंटाडिन और रिमेंटाडिन से रेजिस्टेंट हो चुके हैं। और इसी के साथ होता है टॉपिक ख़त्म।